हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आपकी करंट को ध्यान में रखते हुए जो हम पीटी 365 पढ़ रहे थे, उसी में अभी तक हम 4 लाइव क्लास ले चुके हैं। आज वीडियो क्लास आपको दी जा रही है। इस क्लास के अंतर्गत हम देखेंगे कि देखो, मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया कि पीटी 365 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दोबारा इसी चीज़ को बोलूँ तो दोबारा इसी चीज़ को बोला जाए तो पीटी अगर मैं 365 की बात करूँ तो ये आपको एक तो आपके लिए करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात बोलूँ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है। तीसरा, अगर मैं बात बोलूँ थ्री, रिवीजन, ये आपका रिवीजन करवाती है उस टॉपिक, जिस टॉपिक को हम डिस्कशन करना चाहते हैं। तो और दूसरी बात एक हमारी नज़र में देती है कि ये टॉपिक या सिलेबस का ये पार्ट हमारे करंट में रहा है, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो उसी चीज़ में हम आगे बढ़ते हुए आज हम अगला टॉपिक है उसको डिस्कशन करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार कोई डाउट पिछले लास्ट वीडियोस में रहा हो तो प्लीज़ आप ज़रूर इसको पूछें। कोई भी डाउट हो सकता है हम समझाने में उसमें थोड़ा कमज़ोर हो, या हो सकता है हम अच्छे से आपको समझा नहीं पाए, आपके समझ में नहीं आया, तो उन चीज़ों को आप ज़रूर पूछें। यूपीएससी का एक पैटर्न होता है पॉलिटी के अंतर्गत, वो जो कानून होते हैं, अगर नए कोई कानून आते हैं, उनकी विशेषताओं को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछती है। तो इसलिए हम थोड़ा सा जो नए नए कानून आए हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि ये 2021 का विधेयक है, पारित नहीं हुआ अभी तक, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ मीडिएशन यानी मध्यस्थता के बारे में चीज़ें जानेंगे, क्योंकि भारत थोड़ा सा मध्यस्थता को लेकर के, मीडिएशन को लेकर के थोड़ा आगे बढ़ रहा है। तो इस एक्ट की विशेषताएं भी देखेंगे हल्की फुल्की सी इस एक्ट, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो मध्यस्थता का जो मुद्दा है, भारत ने कितना उसमें काम किया है, इसके 4-5 जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, उनसे संबंधित चीज़ें आपसे फ्री में पूछी जा सकती हैं। तो ये वही है कि कानून न्याय संबंधी जो संसदीय समिति है उसने मध्यस्थता विधेयक के महत्वपूर्ण बदलाव, यानी कि ये विधेयक पहले 2021 में जब सदन में आया था तो इसको एक संसदीय समिति के पास भेज दिया। उस संसदीय समिति ने इस विधेयक में जो ड्राफ्ट विधेयक था, अब ये कानून का रूप नहीं लिया क्योंकि अभी सदन में पारित नहीं हुआ, तो इसमें कुछ चेंजेस करने की बात की थी, इसलिए मुद्दा हाईलाइटेड है। लेकिन हमें इस, चूंकि अभी ये एक्ट बना नहीं, लेकिन फिर भी इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। एक तो हमारे लिए सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि मध्यस्थता है क्या है, ये मीडिएशन क्या है, आखिरकार इसका मामला क्या है। तो देखो दोस्तों, आप सभी जानते हैं न्यायपालिका में अगर हम मामलों का निपटान करेंगे तो न्यायपालिका डिसीजन देती है, मध्यस्थता नहीं करती। वो किसी एक के पक्ष में डिसीजन देगी तथ्यों के आधार पर। लेकिन मध्यस्थता विवादों के निपटान का एक वैकल्पिक समाधान तरीका है, जिसमें आपकी स्वैच्छिक प्रक्रिया होती है। आप वॉलंटरी, दो व्यक्ति आएंगे और तीसरे पक्ष से मध्यस्थता करवाएंगे जिन पे उनको विश्वास हो, और इसमें जो भी डिसीजन होगा वो दोनों पक्षों को मानना पड़ता है, उन पर थोपा नहीं जाता। उनसे बोला जाता है कि ये विकल्प है, आप इसको ये कर लो, आप ऐसा करो। जैसे गांव में पहले पंचायत बैठा करके दो मुद्दों, दो जो विरोधी होते थे उनको बैठा करके विवादों का समाधान किया जाता था, उसी प्रकार से मध्यस्थ है, जहाँ दोनों पक्ष है, दोनों साइड्स को बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा और फिर दोनों की सहमति से एक डिसीजन दिया जाएगा, उसे बोलते हैं मध्यस्थ। इसमें किसी स्वतंत्र पक्षधार होता है जो डिसीजन देता है, तीसरा व्यक्ति होता है जिसका एक्स और वाई दोनों पक्षधारों से कोई संबंध नहीं होता, वो होती है मध्यस्थ। इसमें डिसीजन है वो थोपा नहीं जाता, बल्कि विवादों का समाधान किया जाता है। और मध्यस्थता एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे अगर मान लें कोई कंपनी से संबंधित अगर विवाद है, कोई सिविल मामलों का विवाद है, अब ये कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में बहुत सारी प्रोसीडिंग से इनको निकलना पड़ता है और इनका एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। इसलिए विवादों का निपटान कोर्ट से बाहर हो जाए, उसके लिए मध्यस्थता विवाद निपटान सिस्टम बहुत बढ़िया है। इसमें सहमति से डिसीजन होगा और इसमें दोनों पक्षों को नुकसान नहीं होता और दोनों पक्ष अपने मुद्दे का निपटान कर लेते हैं। 2019 में भारत मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। ये कन्वेंशन इंटरनेशनल लेवल पर जो मध्यस्थता को ज़्यादा बढ़ावा देती है, और इतना नहीं, ये मध्यस्थता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को भी बढ़ावा देगी। भारत इस इन्वेंशन का, ध्यान रखना, इस इन्वेंशन में भारत ने साइन तो किए हैं, लेकिन अभी तक इसको नोटिफाइड नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है, रेक्टिफाई नहीं किया इसको। ये थोड़ा सा भारत के इसमें देख लेना, एक का एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसके अलावा जो मध्यस्थता के तरीके होते हैं, 5 प्रकार का विवाद निपटान तरीके होते हैं, 5 प्रकार के, जो अल्टरनेटिव विवाद निपटान के तरीके होते हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट बोलते हैं हम जिनको, ये 5 प्रकार के होते हैं, जिन्हें एक बोलते हैं हम नेगोशिएशन। इनका नाम ध्यान रखना थोड़ा, क्योंकि इनका मिलान के लिए आपसे पूछ सकते हैं। जैसे एक साइड तो टर्मिनोलॉजी दे देंगे और इधर की साइड आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा सही है, कौन सा मिलान सही है गलत है। तो इसलिए
थोड़ा सा इसमें ये देखना कि जो एडीआर क्या है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है। जैसे नॉर्मली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन न्यायपालिका में होता है, लेकिन न्यायपालिका से बाहर ये रेजोल्यूशन का एक तरीका होता है, उसे बोलते हैं एडीआर। और एडीआर के अंतर्गत 5 तरीके हैं, उनमें से एक तरीका आपका मध्यस्थता है, ध्यान रखना, जिसे मीडिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब इन 5 तरीकों थोड़ा सा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एक है आपका नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में क्या होता है कि पारंपरिक रूप से संबंधित पक्षकार और उनके वकील के बीच प्रत्यक्ष आधार पर संपन्न, इसमें इसमें क्या होता है, नेगोशिएशन में क्या होता है कि ए और बी दो व्यक्तियों के बीच में विवाद, समझना बस प्रक्रिया को समझ देना आप। इन दोनों व्यक्तियों में विवाद है, इनका वकील आए एक्स और वाई, दोनों वकील आते हैं। अब ये दोनों वकील आपस में मामले को निपटान करते हैं सहमति के माध्यम से, और फिर इनको बता देते हैं कि आपको ये मिला है, आपको ये। इनके वकील इसमें सामान्यतः प्रत्यक्ष आधार पर ये तो खुद या तो ये चाहेंगे कि दोनों पक्षकार आपस में सहमति कर लें, ये चाहते हैं कि वकील के माध्यम से आपस में सहमति कर लें। इसमें कोई तीसरा पक्ष नहीं होता, कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं होती, दोनों का अपना पक्ष होता है, या तो खुद के वकील के माध्यम से दे देंगे, खुद अपने माध्यम से उसको प्रेजेंट करेंगे, तो वो होता है आपका नेगोशिएशन। इनमें डिफरेंस है, उसको थोड़ा बारीकी से जरूर देखना। इसके अलावा अगला है सुलह, कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन की अगर मैं बात करूं, कॉन्सिलिएशन बोलते हैं इसको, सुलह। कंसिलिएशन में अगर एक चीज होती है कंसिलिएशन में कि इसके तहत तीसरा पक्ष होता है, थर्ड पार्टी होती है, और थर्ड पार्टी दोनों पक्षों को विवादों का निपटान के लिए विकल्प देती है कि आप इसको ले लो, आप इसको ले लो। जैसे मैंने दो कंपनियों में किसी मुद्दे को लेकर डिस्प्यूट हुआ, बोलेगा आप ये 50 करोड़ ले लो, आप ये 50 करोड़ प्रॉपर्टी ले लो, या सोट ले लो, या कोई और चीज ले लो। तो इसमें क्या होता है, थर्ड पार्टी आपको विकल्प देती है दोनों पक्षकारों को, और उनके आधार पर दोनों पक्षकार उन विकल्पों का चयन कर सकते हैं, वह कॉन्सिलिएशन। इसके बाद है एक आर्बिट्रेशन। इसके तहत ध्यान रखना, इसके तहत दोनों पक्षों से साक्ष्य प्रेजेंट होते हैं, और तीसरा पक्ष जिसे तीसरा पक्ष है वो दोनों के बीच में मध्यस्थता के आधार पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर डिसीजन देता है। और ध्यान रखना, इसमें डिसीजन दिया जाता है, इनमें क्या है, विकल्प दिया जाता है, और इसमें क्या है, सहमति की जाती है। थोड़ा सा इनमें ये टर्मिनोलॉजी में डिफरेंट, जो माइक्रो डिफरेंट है, डिफरेंस है, उसको जरूर देखना, माइक्रो डिफरेंस दिख रहा है, इसको जरूर देखना। इसके बाद आता है कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटिव लॉ। इसके तहत दोनों पक्षकारों का एक सहयोगी वकील, इसमें क्या होता है, दोनों पक्षकारों का एक वकील होगा, यहाँ होते हैं दोनों पक्षकारों का अलग अलग वकील, या होगा दोनों पक्षकारों का एक वकील, और दोनों पक्षकारों से बोलेगा कि देखो भाई, आप कोर्ट में जाएंगे तो ये मामला होगा, उससे अच्छा है कि आप दोनों यहाँ समझा। कोर्ट से बाहर दोनों पक्षकारों का वकील या दोनों पक्षकारों का प्रतिनिधि एक वकील ही, इसमें ध्यान रखना, दोनों पक्षकारों का एक वकील ही इसका वो करेगा रिप्रेजेंटेशन। एक्स का भी एक वकील होगा और वही वकील वाई का होगा, और दोनों का डिस्प्यूट का सेटलमेंट करेगा। इसके बाद मीडिएशन, ये बहुत लचीली प्रक्रिया होती है, इसमें विवादों के दौरान किसी भी समय प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें ये कहा जाता है कि भाई आपको जो डिसीजन दिया गया है, जो निर्णय हम सुनाएंगे मीडिएशन के माध्यम से, उसको पक्षकार जो भी उसमें पक्ष होता है वो अपने हिसाब से उनका इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसमें डिसीजन इम्प्लीमेंट की बात लचीली होती है, ठीक है। तो ये सबसे लचीली तरफ से, ये पांचों को एक बार देख लेना, अगर कोई अंतर समझ में नहीं है प्लीज आप आस्क एनी टाइम, यू कैन आस्क, है ना। तो इसको आप थ्रू चाहे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, थ्रू आप डिस्कशन बॉक्स में पूछ सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप में हमारा टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। अब देखो, भारत ने अब तक इन विवादों का मध्यस्थता के माध्यम से निपटान करने के लिए कई चीज अभी तक की है। ये हालांकि मेंस का पॉइंट भी बन जाता है, लेकिन हम देख लेते हैं। 2002 में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 को जोड़ा गया है। पहले यह था कि विवादों का निपटान न्यायपालिका के माध्यम से, पक्षकार के माध्यम से, फाइनल डिसीजन के माध्यम से होगा, जिसमें एक के पक्ष में निर्णय दिया जाएगा, एक के पक्ष में निर्णय नहीं दिया जाएगा। लेकिन 2002 में एक प्रक्रिया चेंज करी, एक नई धारा जोड़ी। आपको पता है कि हमारे यहाँ सिविल प्रोसीजर एक कोड है, सीपीसी, जिसके अंतर्गत सारी प्रोसीडिंग के बारे में बताया गया है। उसी में एक नई धारा 89 जोड़ी गई, और 89 में बोला कि विवादों के निपटान का साधनों में से एक मध्यस्थता की शुरुआत की गई। हम मध्यस्थता के माध्यम से भी विवादों का निपटान कर सकते हैं। अगला है मध्यस्थता सुलह अधिनियम 1996 में हमने लाया, जिसमें बोला गया कि न्यायालय के बिना न्यायालय के हस्तक्षेप से हम मीडिएशन करवा सकते हैं। उसके बाद कंपनी अधिनियम 2013 में केंद्र सरकार ने मध्यस्थता और सुलह पैनल बनाए रखना अनिवार्य बनाया।
बोला कि अगर किसी प्रकार की कंपनी में कोई डिस्प्यूट है तो एक मध्यस्थता होनी चाहिए, वो पैनल डिस्प्यूट सेटलमेंट करे। ठीक है। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण जो विधेयक आया 2015, उसमें भी इसके बारे में बात की गई थी, और 2021 में ये विधेयक जो अभी हम बात कर रहे हैं कि मध्यस्थता विधेयक पेश किया गया है। हालांकि इस विधेयक ने अभी अपना अंतिम रूप नहीं लिया है, लेकिन चूंकि इस विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण बातें बोली गई वो देख लेते हैं, बस उनसे हो सकता है कोई स्टेटमेंट उठ के आ सकता है। इस विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर इसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई दो पार्टी अगर केस करना चाहती है तो सबसे पहले उनको क्या काम करना चाहिए, मीडिएशन करना चाहिए, उसके बाद वो न्यायालय के पास जाए। सबसे पहले क्या करें, मीडिएशन के माध्यम से करें, स्पेशली सिविल मामलों के बारे में। आप सभी जानते हैं क्रिमिनल मामलों में मीडिएशन मध्यस्थता नहीं होती, ये सारा काम सिविल मामलों में, क्योंकि क्रिमिनल मामलों में जो क्रिमिनल होता है, जिसने क्राइम किया होता है, वो क्राइम उसने कानून का वॉयलेशन किया होता है, और कानून के वॉयलेशन के लिए हर व्यक्ति को दंड दिया जाता है। जबकि विवाद जो दो व्यक्तियों में होता है उसमें जरूरी नहीं हमेशा कानून का वॉयलेशन हो, उन दोनों में कोई विवाद हुआ, इसका समाधान अगर हमें करना है तो उसमें बोला गया है कि सिविल मामले में आप किसका यूज कर सकते हो, सबसे पहले मीडिएशन का यूज करना चाहिए। और मीडिएशन के लिए इसने बोला है कि किसके कौन कौन से विवाद आ सकते हैं। मीडिएशन में इन विवादों को शामिल नहीं किया जा सकता, ये बोला गया है कि एक तो किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया है, एक क्रिमिनल एक्टिविटी संबंधित है, और एक किसी नाबालिग के साथ गलत व्यवहार किया है। ऐसे मामलों में आप किसी भी स्थिति में मीडिएशन का चयन नहीं कर सकते, इनके लिए मीडिएशन नहीं है। ठीक है। तीसरा, ये किस पे लागू होता है, ये कानून मध्यस्थता के लिए सिर्फ घरेलू पक्ष, कम से कम एक पक्षकार विदेशी हो या वाणिज्य। इसने बोला कि ये कानून उन पे शामिल होता है जिनमें या तो दोनों विवाद करने वाले व्यक्ति भारतीय हो, या उनमें से अगर दो व्यक्तियों के विवाद में एक विदेशी है लेकिन एक कम से कम भारतीय है, उनके बीच में अगर डिस्प्यूट हुए हैं तो वो इसके अंतर्गत शामिल होंगे। विवाद विवाद केंद्र सरकार सूचित, केंद्र सरकार समय समय पर और विवाद। इसके अलावा इसमें प्रक्रिया क्या हो रही है, इसमें बोला गया कि दोनों के मध्य अगर विवाद है तो उसकी प्रक्रिया गोपनीय होगी, 180 दिनों के अंतर का डिसीजन देना होगा। उसके बाद अगर दोनों पक्षों की सहमति लेनी है तो 180 दिन और बढ़ा सकते हैं। जो चीज बोल रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेशन करो, पूरी बात समझ में आएगी। मध्यस्थता, इसमें सामान्यतः क्या होता है, मध्यस्थों को निम्नलिखित रूप से नियुक्त, जो मध्यस्थ कराने वाले होंगे उनको कैसे अपॉइंटमेंट करेंगे। उसमें बोला गया कि उनको अपॉइंटमेंट करने के लिए या तो दोनों पक्षों की सहमति ली जाएगी, भाई किसको आप मध्यस्थ के रूप में चयन करना चाहते, या एक मध्यस्थता सेवा प्रोवाइडर के द्वारा एक संस्था बनाई जाएगी जो मध्यस्थता सेवा प्रोवाइडर हुई, वो क्या करेगी इसमें मध्यस्थता प्रोवाइड, यानी कि मीडिएशन कौन होगा, मीडिएटर कौन होगा, ये इसकी बात चल रही है। तो मीडिएटर वो व्यक्ति होगा जिसको या तो दोनों पक्ष चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमारा मीडिएशन करना चाहिए, या इस मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा कोई अपॉइंटमेंट किया होगा। इसके अलावा इसमें एक मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा, जिसका एक अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक सदस्य, 3 पदेन सदस्य और 1 अल्पकालीन सदस्य होगा। इसका मुख्य काम यह है कि जो मध्यस्थ होंगे उनका पंजीकरण करना, और जो मध्यस्थ सेवा प्रोवाइडर होंगे उनको मान्यता प्रदान करना। तो ये काउंसिल मुख्य रूप से रजिस्ट्रेशन के लिए, और जो मध्यस्थता से संबंधित सेवा प्रोवाइड करते हैं उनको भी ये क्या करेगी, एक तरह से अनुमति प्रदान करेगी, उनको मान्यता प्रदान करेगी, एप्लाइकेट करेगी उनको। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक मध्यस्थता समाधान शब्द होता है। इसमें यह है कि ये मध्यस्थता सामान्यता अगर दो लोगों में हो गई तो सामान्यता दोनों लोगों की मध्यस्थता हो गई तो उनकी सहमति होगी, तो उस निर्णय को मानना अंतिम होगा, वैधकारी होगा, वो न्यायालय की तरह निर्णय के रूप में माना जाएगा। ऐसे दो व्यक्तियों में सहमति के बाद उसमें जो डिसीजन हुआ, डिसीजन को दोनों को मानना चाहिए। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो मामले हैं उनका निपटान उसमें किया जाएगा। और सामुदायिक मध्यस्थता यानी कि किसी क्षेत्र के निवासियों के बीच शांति, और अगर मान लो दो कम्युनिटीज हैं उनमें किसी प्रकार का डिस्प्यूट है, उनके बीच में शांति और सौहार्द बनाने के लिए भी ये ऐसा काम किया जा सकता है। तो ये बेसिक इसके जो प्रोविजन उनको बेसिक को ध्यान रखना है। ठीक है ना, उनको बेसिक आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला है नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ संशोधन अधिनियम। ये एक नई दिल्ली के लिए स्पेशली ये विधेयक बनाया गया था, जिसमें 2019 में इसमें संशोधन किया गया था, 2022 में संशोधन करके प्रस्तुत किया जा रहा है। ये मध्यस्थता का समाधान करने के लिए विकाल निवारण के रूप में केंद्र सरकार द्वारा निर्गत की गई है। इस अधिनियम की तारीख से 5 साल तक इसका क्रियान्वयन किसी भी, इसमें बोला है कि ये विधेयक सरकार को अधिनियम के लागू होने की 5 साल तक कार्य, ये क्या कहता है कि विधेयक तो संसद ने बना दिया, कानून बन गया 2019, अगर उसमें किसी प्रकार कोई इशू आए तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। ऑब्वियसली वैकल्पिक विवाद निपटान आप सभी जानते हैं कि कम लागत में, क्योंकि कोर्ट में जाएंगे तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएंगे,
कोर्ट में जाएगी, प्रक्रिया जटिल होगी, विवादों का निपटान इसमें सीक्रेट तरीके से हो जाता है। कोर्ट में तो वकील पक्षकार बहुत लोग होते हैं, विवाद समाधान इसमें विवाद बहुत जल्दी सेटल होता है, इसलिए ये चीज़ अच्छी है। इंटरनेशनल अगर मेडिसिन की हम बात करें तो ये सामान्यतः कॉमर्शियल डिस्प्यूट होते हैं, जैसे दो देशों के बीच में हो गया, दो इंटरनेशनल कंपनियों के बीच में हो गया, उनके लिए है। इसमें विकल्प दिए जाते हैं, लेकिन याद रखना जो विकल्प आप चयन करेंगे वो आपके लिए कंपल्सरी होता है। और ये विदेशी मध्यस्थता के जो डिसीजन है ये 1958 की एक न्यूयॉर्क में कन्वेंशन हुई थी, उसके आधार पर ये लागू किए जाते हैं। बेसिकली इसमें आपका प्री का जो क्वेश्चन बनेगा वो प्री का क्वेश्चन एक तो मीडिएशन, जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की जो 5 तरीके हैं उनको आप एक बार अच्छे से देखें, ठीक है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियडिकल बिल, यानी कि प्रेस पत्रिका पंजीकरण विधि। अगर मैं इस विधेयक की बात करूं तो अभी इसमें संशोधन की बात हो रही है, हालांकि विधेयक है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 1867 में जो आया था विधेयक उसको ये चेंज करने की बात कर रहे हैं, उसी के पीछे ये है। देख लेते हैं एक बार क्या चीज़ है। हाल ही में सरकार ने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट, ये एक्ट है 1867 का, इसमें संशोधन हेतु एक विधेयक है वो प्रस्तुत किया। अभी हालांकि ये दोनों सदनों में पारित नहीं हुआ, इसलिए अभी ये लागू नहीं है, लेकिन ये 1867 का एक्ट क्या कहता है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं और हिस्ट्री में आपसे कई बार प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसको लेकर के जितने भी एक्ट ब्रिटिश काल में आए थे, जो ब्रिटिश काल में कॉलोनिज्म के दौरान आए थे, वो सारे एक्टों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी ने प्री में पूछा है, हम उसको कई बार हिस्ट्री का क्वेश्चन मान लेते हैं, कई बार वो पॉलिटिकल क्वेश्चन होता है। तो आखिरकार ये 1867 का एक्ट क्या है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, कि इस एक्ट के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। आप सभी जानते हैं 1857 की क्रांति के बाद ये एक्ट आया था, तो आप सभी जानते हैं 1857 क्रांति में जो हिंसाएं हुई उसके बाद ब्रिटिश सरकार डर गई थी, तो डेफिनेटली उसके बाद जो एक्ट आएगा उसकी स्वतंत्रता को सीमित किया जाएगा। तो 1867 में 1867 के इस एक्ट में प्रेस की स्वतंत्रता को लिमिट किया गया था, पुस्तकों के प्रकाशन को रेगुलेट किया गया था, और विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को सरकारों द्वारा इमरजेंसी सिचुएशन में पूरी तरह प्रतिबंध करने का पूरा अधिकार इस 1867 के एक्ट में ब्रिटिश सरकार को दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ये था कि समाचार पत्र के प्रत्येक अंक की 2% सरकार, सबसे पहले ये था कि कोई भी कंपनी जो समाचार इशू करती है, जो पब्लिश करती है, वो अपने 2 कॉपी फ्री में सरकार के पास भेजेगी, और इस 1 कॉपी उसको रजिस्ट्रार के पास देनी पड़ेगी। वो चेक करेंगे कि इसमें कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं है जो सरकार के विरुद्ध हो या जो ब्रिटिश के विरुद्ध हो। इस अधिनियम के तहत सरकार ने भारतीय समाचार पत्रों को एक रजिस्ट्रार अपॉइंटमेंट किया, कि भारतीय केंद्र सरकार एक रजिस्ट्रार अपॉइंटमेंट करेगी और वो रजिस्ट्रार प्रेस को रेगुलेट करेगा। वो प्रेस के समाचार पत्र में क्या क्या चीजें होंगी उनको डिसाइड करेगा, और प्रिंट की गई वस्तु है उस पर पूरा, जो प्रिंट की जाएगी, जो समाचार पत्र प्रिंट किया जाएगा उसमें प्रिंटर का नाम, उसका स्थान, उसमें पब्लिशर कौन है, पब्लिशर का स्थान कौन है, ये सारी चीज़ें एक तरह से पूरी चीज़ें पता। हर जो सूचना प्रेस में के माध्यम से जा रही है उसको देने वाले की स्वतंत्रता को पूरी तरह से सीमित कर दिया गया था। चूंकि दोस्तों ये विधेयक 1867 में आया था, ब्रिटिश काल के टाइम पे आया था ये कानून, तो ऑब्वियसली समय के साथ इसमें संशोधन करना बहुत जरूरी है। इसलिए इस विधेयक को संशोधन करने हेतु अभी नया बिल, इस कानून को संशोधन करने हेतु नया बिल अभी न्यायपालिका में आया है। लेकिन जो नया बिल अभी न्यायपालिका में आया उसमें क्या चीजें इसने नहीं की है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। आप सभी जानते हैं कि पहले बिल आया था तो ब्रिटिश काल के दौरान आया था, और अब ये भारतीय लोकतंत्र में आया है, तो कुछ न कुछ तो इसमें लचीलापन जरूर होगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाना। इसमें कहा गया है कि जो औपनिवेशिक चरित्र है उसको समाप्त करना, और डिजिटल मीडिया है उसको अभी कंपनी जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसके अंडर में लाया जाए, ताकि उसको बेटर रेगुलेटिंग कर सके। इसमें बोला गया कि जब ये विधेयक एक्ट बन जाएगा तो 90 डेज के भीतर जो भी प्रेस मीडिया है, डिजिटल प्रेस मीडिया है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन करवाना उनको 90 डेज में जरूरी है, जो भी डिजिटल न्यूज मीडिया है उनको। इसके अलावा सरकारी संस्थान को प्रदान की, इसमें बोला गया कानून के उल्लंघन, मान लें कि कानून में किसी को बोला है कि आप इतने दिनों में रजिस्ट्रेशन करवाओ, अगर कोई डिजिटल न्यूज पब्लिकेशन अगर मान लें वो करवाने में असफल होता है, तो ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है, उसको जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
इसमें क्या है कि ई पेपर का पंजीकरण की प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया है, अर्थात आप पुस्तकों जो जो डिजिटल माध्यम से होती है उनका सरल तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अपने अपने आधार पर कानून बनाने, मतलब नियमों को लागू करने की शर्तें देने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा इसमें एक अपीलीय बोर्ड होगा। ये अपीलीय बोर्ड एक प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड के नामक एक अपीलीय बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसका एक अध्यक्ष और सदस्य होंगे। लेकिन ध्यान रखना, इस बोर्ड के द्वारा दिए गए डिसीजन वैधकारी होंगे। जैसे मान लें सरकार ने किसी प्रेस पब्लिकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया और उस व्यक्ति को लगा कि अनुचित तरीके से प्रतिबंध लगाया गया, वो चला जाएगा प्रेस एंड पंजीकरण अपीलीय बोर्ड। प्रेस एंड पंजीकरण अपीलीय बोर्ड एकदम से भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष और उसके अन्य सदस्य इसमें शामिल होंगे, जो भारतीय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके। ये देखेंगे कि इसमें जो डिसीजन दिए गए वो सही है नहीं है। उसके बाद ये जो डिसीजन देगा प्रेस एंड पंजीकरण अपीलीय बोर्ड, इस अपीलीय बोर्ड का यानी अपेलेट बोर्ड का डिसीजन वैधकारी होगा। ये चीज आपको याद में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक चीज मैं आपसे एक बात और बोलूंगा, एक टॉपिक है, आप अगर आप देखोगे मॉडर्निटी में स्पेक्ट्रम में आपने पढ़ा होगा, उस टॉपिक को एक बार जरूर पढ़ेगा कि ब्रिटिश काल के दौरान प्रेस के कानून। प्रेस लेगुटेक जितने भी एक्ट आए ब्रिटिश काल में, उनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उनमें से क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में प्रेस पर नियंत्रण की शुरुआत सबसे पहले सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 में सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के समय ये लाया गया। आप सभी जानते चुके लेके आए थे। आप सभी जानते हैं कि 1799 में फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था, और प्रेस के माध्यम से अगर नेपोलियन बोनापार्ट, अगर भारतीय व्यक्ति की कनेक्शन अगर प्रेस के माध्यम से नेपोलियन बोनापार्ट को हो जाता, या फ्रांस के साथ अगर भारतीय जो हमारे लोग थे इनका अगर कनेक्शन नेपोलियन बोनापार्ट के साथ हो जाता था, तो इससे ब्रिटिश शासन की जड़ें हिल सकती थी। इसलिए अपनी फ्रांस के शासन से, अपना फ्रांसीसी आक्रमण से अपने आप को बचाए रखने के लिए उसने भारतीय स्वतंत्रता को लिमिट कर दिया, लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसके बाद इस कानून को, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट को लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा हटा दिया। लॉर्ड हेस्टिंग थोड़ा लचीला आदमी थे इसके द्वारा। उसके बाद गवर्नर जनरल जॉन एडमसन ने लाइसेंस विनियमन आदेश 1823 के अंतर्गत फिर पुनः इसको रेगुलेट कर लाइसेंसिंग विनियमन, ये एक अध्यादेश के माध्यम से लेके आए थे, इसमें पुनः इसको रेगुलेट। इसके बाद जनरल मेटकॉफ, जिसे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक के रूप में माना जाता है, इसने इस एक्ट को, प्रेस एक्ट 1835 लाया गया था, जिसमें प्रेस एक्ट 1823 को रद्द किया। इसमें बहुत सारे प्रोविजन इसके आसान बनाए गए। तो 1835 का ये प्रेस एक्ट है, ये काफ़ी लचीला भारतीयों के समर्थन में था। इसके बाद 1857 क्रांति हो गई, तो आप सभी जानते हैं कि उसके बाद क्रांति के मेन कारण में प्रेस का रोल रहा था, प्रिंटिंग का रोल रहा था। इस चीज़ से ब्रिटिश कंपनी डर गई थी, ब्रिटिश सरकार डर गई थी, तो उसने प्रेस को बहुत तेज गति से रेगुलेट करना चालू किया। और इस लाइसेंसिंग एक्ट के अंतर्गत ये कहा गया कि समाचार पत्रों को, प्रिंटिंग सामग्रियों को, सभी प्रकार की पुस्तकों को कानून के अधीन लाया जाएगा, कानून के आधार पर ही उनका पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद 1867 में इस कानून को और ज़्यादा रेगुलेट, और 1867 के बीच विद्रोह में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें प्रेस का रोल रहा, तो ब्रिटिश इस बात को भली भांति जान गए थे कि अगर हमें भविष्य में भारत में किसी प्रकार से, अगर भविष्य में हमें भारत में किसी प्रकार से प्रेस को रेगुलेट, किसी प्रकार से अगर किसी आंदोलन को रेगुलेट करना है, तो प्रेस को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद इसमें महत्वपूर्ण कुछ एक्ट हैं, यहाँ आप देख लेते हैं थोड़ा सा। संविधान ST/SC आदेश विधेयक 2022, ये विधेयक है, अभी 2022 का है, अभी राज्यसभा में इसको प्रस्तुत किया गया है। और ये ध्यान रखना, आदेश विधेयक है, संविधान SC/ST आदेश विधेयक 2022। इसमें क्या है कि झारखंड के भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर कर उन्हें अनुसूचित जनजाति का, यानी कि भोक्ता समुदाय पहले SC में था, अब इसको ST में कन्वर्ट किया जा रहा है। और आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 341, 342 में राष्ट्रपति को पावर दी गई, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्री के इंपॉर्टेंट आपके लिए। अनुच्छेद 341, 342 में राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि वह किसी संघ या राज्य क्षेत्र के ST या SC, राज्य के या यूनियन टेरिटरी के ST या SC की जातियों का निर्धारण करता है, लेकिन ऐसा करने के लिए वो राज्यपाल के परामर्श करता है, या राज्यपाल से परामर्श करने के बाद भी वो आदेश जारी करता है, ठीक है।
संसद द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो क्या है कि पहले भोक्ता समुदाय को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा इसमें शामिल किया गया था, किसमें, एससी में। अब इस शामिल करने का काम राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन किसी प्रकार का अगर अमेंडमेंट करना है तो संसद अधिनियम की जरूरत पड़ती है, वही अधिनियम है ये, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी है, जिसमें 4 जनजातियों को एसटी का दर्जा दिया जा रहा है। इसमें हिमाचल के ट्रांसवेली क्षेत्र में हट्टी जनजाति, तमिलनाडु के क्षेत्र में नारिको वन जनजाति, कुरुमिन जनजाति और छत्तीसगढ़ है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जनजातियों के बारे में दे देना, मिलान के लिए यहाँ से पूछ सकते हैं कि ट्राइबल्स कहाँ है, फ्री का ये क्वेश्चन बन सकता है। और एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि ये 341-40 में क्या है और ये प्रोसीजर कैसे होता है। ध्यान रखना, फिर कह रहा हूँ, पहली बार अगर किसी ट्राइबल्स को या एसटी को किसी कास्ट में शामिल करना है तो ये काम करता है राष्ट्रपति, लेकिन उसमें अमेंडमेंट करना है ये काम करता है पार्लियामेंट। हट्टी की समुदाय, हट्टी को शामिल किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं हट्टी एक घनिष्ठ समुदाय है जो कहाँ पर पाया जाता है, हिमाचल क्षेत्र में पाया जाता है। ये घरेलू साग सब्जियों के बारे में आदि चीज़ों को उगाता है। और नारिकोवन ये सियार को पकड़ने वाली, और कुरुविक्कन ये पक्षी खाने वाली घुमंतू जनजाति है। विंजिया ओडिशा झारखंड में पाए जाने वाली एक जनजाति समुदाय। तो चारों के बारे में एक बार देख लेना, ये आपके प्री क्वेश्चन बन सकते। इसके अलावा एक जनजाति जिसे आप सभी जानते हैं उसका नाम है बेटा कुरवा। बेटा कुरवा को एससी में शामिल किया गया, किसमें, एससी। इन चारों को किसमें शामिल करने की बात हो रही है, एसटी, ठीक है। तो बेटा कुरवा समुदाय आप सभी जानते हैं एससी का दर्जा मिला है, लोकसभा में इसके लिए विधेयक पास हुआ है। ये कहाँ पर पाया जाता है, ये मुख्य रूप से कर्नाटक के कुछ जिले उनमें पाया जाता है। ये वन का उत्पाद और बांस पे डिपेंड है और अपनी बोली जैसी कोई लिपि नहीं है। और ये मुख्य रूप से सर्वहात में वादी है, शिकार करते हैं, खानाबदोश टाइप में रहते हैं, और मुख्य रूप से ये जो भाषा बोलते हैं उसको कोई लिपि नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो प्री का एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। दूसरा है एंटी कन्वर्जन बिल। आप सभी जानते हैं आर्टिकल 25 के अंतर्गत हर व्यक्ति को किसी धर्म को स्वीकार करने, उसको मानने और आस्था रखने का पूरा अधिकार दिया गया। वो कोई सी चीज में आस्था रख सकता है या ना भी रख सकता है, ये पूरा अधिकार है। लेकिन आप किसी को दूसरे धर्म में कन्वर्जन नहीं करवा सकते। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अगर दूसरे धर्म में जाना चाह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो लोभ, लालच या डर या भय में वो किसी दूसरे धर्म को नहीं अपनाना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं ईसाई मिशनरियों के द्वारा बहुत सारे जो ट्राइबल्स एरिया है, पिछड़े हुए एरिया है, वहाँ पर पैसे के माध्यम से लोभ दे करके लोगों को कन्वर्जन किया जा रहा है। इसलिए इसको लेकर के कर्नाटक ने भी ये एक्ट लिया है। हालांकि केंद्र सरकार अभी तक इस पर एक्ट नहीं बनाई है, कई राज्यों ने इस पर एक्ट बनाया है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मामला आया था स्टेनिसवाद का। स्टेनिलास की अगर हम बात करें, स्टेनिलास, इसने 1977 में केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई कि धर्मांतरण रोधी कानून सही है, आप किसी का जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करवा सकते। आर्टिकल 25 आपको धर्मांतरण करने का अधिकार नहीं देता, वो केवल खुद आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, दूसरे से नहीं करवा सकते, इसका अधिकार देता है। इसके बाद आता है उपासना स्थल अधिनियम 1991। इस एक्ट को देखते हैं। एक्टों से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी पूछते, थोड़ा बेसिक चीज आपको एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद तो आप आराम से क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैन समुदाय के एक उपसमुदाय द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये याचिका जाहिर की। इस उपसमुदाय के द्वारा आज एक याचिका जाहिर की सुप्रीम कोर्ट ने। इस याचिका में जैन समुदाय के एक संप्रदाय द्वारा उसी धर्म के अन्य संप्रदाय द्वारा धार्मिक स्थानों के कथित रूपांतरण। भाई जैन में कई संप्रदाय हैं, उनमें से एक संप्रदाय के द्वारा अपने ही दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति, मतलब संप्रदाय के विरुद्ध में, कि भाई इन्होंने ये पहले हमारे संप्रदाय का मंदिर था या उपासना स्थल था, इसको अब इसने इन संप्रदाय ने बना लिया, बदल दिया। इसको लेकर के आर्टिकल 32 में एक रिट लगी। तो सुप्रीम कोर्ट आपको पता है आर्टिकल 32 में रिट लगी। 1991 का एक्ट है, उसके आधार पर देखते हैं। सॉरी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये आया था, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी उपासना स्थल है उसको चेंज नहीं करें। जैसे कोई अगर उपासना स्थल अगर इस्लाम का है तो इस्लाम का रहेगा, अगर वो हिंदुओं का है तो हिंदू का रहेगा, उसको हिंदू से इस्लाम, इस्लाम से हिंदू नहीं बनाया जाएगा। जो उपासना स्थल 15 अगस्त 1947 को जिस धर्म का उपासना स्थल रहा
उसी धर्म का रहेगा। 15 अगस्त 1947 को, जैसे कोई चीज़ अगर 15 अगस्त को हिंदू की थी तो हिंदू की रहेगी, मुसलमान की थी तो मुस्लिमों की रहेगी, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। ये 1991 के एक्ट में। लेकिन चूंकि उस समय 1991 का एक्ट आया था तो राम जन्मभूमि विवाद चल रहा था, तो बोला गया कि ये कानून राम जन्मभूमि विवाद पे नहीं रहेगा, ये कानून राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट है उस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि इस डिस्प्यूट का डिसीजन आने के बाद उस पर लागू हो जाएगा। तो इस कानून के अंतर्गत ये कहा गया कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के, दूसरे संप्रदाय के धर्म को बदल नहीं सकता, उसके धार्मिक स्थल को नहीं बदल सकता। जो धार्मिक स्थल 1947 में था वही आज रहेगा। अधिनियम में प्रावधान क्या है कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय को उपासना स्थल को पूर्ण आंशिक रूप से एक अलग धार्मिक संप्रदाय उपासना स्थल में पूरी तरह बदलने पर रोक लगाई गई है। ठीक है। इस अधिनियम में यह कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस प्रकृति का होगा वही रहेगा, लेकिन यदि किसी धार्मिक स्थल का मामला न्यायपालिका में चल रहा है तो उसका डिसीजन आने के बाद उस पर यह कानून लागू हुआ। और आप सभी जानते हैं बाबरी मस्जिद का डिसीजन अभी आया है, तो बाबरी मस्जिद के मामले में ये अब लागू होगा। अगर बाबरी मस्जिद में अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि भाई ये जन्म स्थल राम की जन्मस्थल ही है, तो वहां पर आप सभी जानते हैं मंदिर बन रहा है, तो अब इसको हमेशा के लिए राम की जन्मस्थल ही माना जाए। इस अधिनियम में प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अविशेष अधिनियम 1958 में आने वाले प्राचीन, इसमें ये बोला गया है कि एक तो 15 अगस्त 1947 की जो एक्ट जो स्थिति में था वो तो रहेगा ही, लेकिन प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अविशेष अधिनियम 1958 में आने वाला कोई भी स्मारक है या कोई पुरातात्विक चीज है वो इसमें शामिल नहीं है, वो केवल अन्य धार्मिक स्थलों पर लागू होगा। इसके बाद 124वां संविधान संशोधन 2019 आया है। इसमें क्या हुआ है, ये 2019 में आ गया था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मतलब हाई कोर्ट में रिट लगी है। इसमें क्या हुआ था इस विधेयक में, इस संशोधन में जो संशोधन आया था इसमें आया लोकसभा विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेटेड करने, आप सभी जानते हैं कि एंग्लो इंडियन है उनको नॉमिनेटेड करने का अधिकार है, जैसे लोकसभा में 2 कर सकते हैं, विधानसभा में 1 कर सकते हैं, ठीक है ना, एंग्लो इंडियन का अपॉइंटमेंट। तो एंग्लो इंडियन के अपॉइंटमेंट को लेकर के हर साल इसका रिजर्वेशन बढ़ाता जाता रहा था, 10-10 साल के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया गया इस 124वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसके अलावा इसी 124वें संविधान संशोधन के द्वारा ST SC के लिए जो लोकसभा राज्यसभा में जो विधानसभा राज्य विधानसभा में जो आप देखते हैं लोकसभा राज्य विधानसभा में सीटों का रिजर्वेशन दिया है उसकी समय सीमा 10 साल और बढ़ाई। SC को आप सभी जानते हैं आर्टिकल 331 कहता है कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय होंगे। ये क्या कहता है, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय होंगे। और इसके अलावा आर्टिकल 333 क्या कहता है, विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय, यानी कि विधानसभा के लिए आर्टिकल 33 और लोकसभा के लिए आर्टिकल 33 हुआ है, ठीक है ना। तो 331 और 333 ये दोनों आर्टिकल आप एक बार जरूर देख लेना। और 124वें संविधान संशोधन का संबंध किससे ये आपको पता होना चाहिए। अगला है आपके सामने परिवार न्यायालय विधेयक 2022। लोकसभा ने हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में पहले से स्थापित परिवार न्यायालय को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए, आप सभी जानते हैं नागालैंड को विशेष प्रोविजन कर रखे, और इसी विशेष प्रोविजन के अंतर्गत नागालैंड है वो विभिन्न प्रकार की चीज है वो मतलब उनके बहुत सारे, उन्हीं के अंतर्गत एक परिवार न्यायालय स्थापित कर सकता है। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में जो परिवार न्यायालय स्थापित किए गए थे उनको संसद के द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया, और इसके लिए परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन करना पड़ा। इस अधिनियम में परिवार और विवाह से संबंधित विवादों का निपटान हेतु राज्यों में परिवार न्यायालयों की स्थापना की गई है। इसमें परिवार फैमिली कोर्ट होते हैं राज्यों में, उनकी स्थापना की जाती है। और इस एक्ट में जो 1984 का जो एक्ट है इसमें व्यवस्था की गई थी। विभिन्न राज्यों ने इस अधिनियम को सेम टाइम पे लागू कर दिया था। हिमाचल और नागालैंड ने उस समय इसको लागू नहीं किया था। बाद में केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिनियम के अनुप्रयोग को विस्तार नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ पर परिवार न्यायालय स्थापित थे, जहां क्योंकि राज्यों में परिवार न्यायालय स्थापित थे इन दोनों में, तो उनको अभी वैधानिक दर्जा दिया गया। ये बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोविजन एक्ट 1988 सुप्रीम कोर्ट ने से कुछ प्रोविजन है उनको रद्द कर दिया गया है। और ये मामला क्या थोड़ा देख लेते हैं। देखो, बेनामी लेनदेनों को प्रतिबंध करने के लिए 1988 में एक्ट लाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि बेनामी प्रॉपर्टी की प्रीमियम नियम प्रक्रिया नहीं बनाई गई थी। कारण क्या था कि 1988 में जो एक्ट आया, अब कोई भी कानून आता है उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार को
रूल, रेगुलेशन या प्रोसीजर बनानी पड़ती है। लेकिन इस बेनामी एक्ट जो 1988 आया है, अभी तक इसकी प्रोसीजर है वो नहीं बनाई, कोई रूल नहीं बनाया गया। इसी की वजह से इसका इम्प्लीमेंटेशन अप्रभावी रहा है। बेनामी लेन देन आप सभी जानते हैं, जिसमें किसी एक्स व्यक्ति की जमीन है वाई के नाम करवा दी जाती है और जेड के नाम से बेच दी जाती है। तो नॉर्मली उसी तरीके से होता है, बाकी ज़्यादा इतना नहीं। इनमी प्रॉपर्टी तो थोड़ा पता होना चाहिए, इनमी प्रॉपर्टी कौन सी? सीबीआई ने कथित तौर पर व्यावसायिक भूमि पट्टे पर देने के लिए शत्रु संपत्तियों के प्रबंधन करने के वाले अधिकारी, ये क्या हुआ है कि कुछ प्रॉपर्टी जो शत्रु संपत्ति के रूप में डिफाइंड, कई अधिकारियों के द्वारा वो प्रॉपर्टी बिजनेस पर्पज की यूज के लिए दे दी गई। सीबीआई को ये चीज़ पता लगी, उसने उनके विरुद्ध में एफआईआर दर्ज करा दी, इसलिए मामला थोड़ा करंट है। अब हमें इंपॉर्टेंट ये प्री के लिए कि हमारा ये इनमी प्रॉपर्टी आखिर में होती क्या है। तो ये बोला जाता है कि ऐसी प्रॉपर्टी है जो भारतीय पाकिस्तान युद्ध के कारण, ऐसे लोग जो भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण भारत से बाहर जाकर के बसे, पाकिस्तान में जाकर के बसे, भारत के रक्षा नियमों के तहत भारत सरकार ने पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण करने वाले लोगों की संपत्तियों और कंपनियों को अधिकार कर लिया। यानी कि ऐसी संपत्ति जो डिफेंस रूल के अकॉर्डिंग भारतीय सरकार ने पाकिस्तान की नागरिकता, मतलब अगर कोई व्यक्ति जिसने पाकिस्तान की नागरिकता अर्जित कर ली उसकी संपत्ति हुई, या वे संपत्ति, ये सारी संपत्ति का जो गार्जियन होगा वो भारत सरकार होगी। 1962 में चीन युद्ध पे प्रवास करने वाले लोगों, इसके अलावा 1962 में चीन का युद्ध हुआ और उस दौरान चीन में प्रवास करने वाले जो लोग हैं उनकी संपत्ति को भी हमने क्या जोड़ा गया, एनिमी संपत्ति के रूप में समझा। और इसी के लिए 1968 में एक्ट बनाया गया था, 2017 में इसमें संशोधन किया गया। और संशोधन है कि शत्रु संपत्ति कस्टोडियन के अधीन बनी रहेगी, भले ही शत्रु फर्म एक शत्रु ना रहे। ध्यान रखना, इसमें बोला गया कि जब ये संपत्ति मान लें सरकार ने ली और उस समय वो व्यक्ति शत्रु रहा हो, या व्यक्ति शत्रु देश का सदस्य रहा हो, अगर बाद में भी व्यक्ति दोबारा सही आ जाए, सही स्थिति में आ जाए, मान लें भारत में वापस आ जाए, तो भी उसको संपत्ति नहीं दी जाएगी, वो केवल इंडियन जो गवर्नमेंट है उसी के कस्टोडियन में रहेगी, हमेशा उसी के कस्टोडियन में रहेगी। तो ये 1950 का, मतलब ये एक्ट था 1968 का। तो सीबीआई ने कई लोगों के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज करवाई हुई है। इसके बाद आता है भारतीय ध्वज संहिता। आप सभी जानते हैं कि 2002 में ये ध्वज संहिता आई, और हाल ही में क्या है कि भारतीय ध्वज संहिता में कुछ संशोधन किए गए। पहला संशोधन ये था कि पहले भारत में राष्ट्रीय ध्वज केवल सूर्य उदय से लेकर के और सूर्य अस्त तक ही फ्लैग किया जाता, लेकिन अभी ये बोला गया है कि इंडियन फ्लैग है और रात और दिन 24 घंटे आप उसको क्या कर सकते हो, लहरा सकते हो, फहरा सकते हो। साथ ही बोला गया कि खुले में या किसी भी नागरिक द्वारा, पहले यह था कि केवल सरकारी संस्था है उन्हीं में ये फ्लैग रहेगा, वही फ्लैग को झंडारोहण कर सकते हैं। अब ये कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारतीय नागरिक हो, वो अपने घर में इसको लगा सकता है। ये 2 नए संशोधन इसमें किए गए थे। तीसरा, इस संस्था के अंतर्गत एक बोला गया कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाले सभी कानून प्रथा, जो भी कन्वेंशन है, निर्देश है, इनका पूरा कोडिफिकेशन किया गया है। और ये निजी सार्वजनिक सभी संस्थानों पर ये कोडिफिकेशन, जो भी संस्था है उसको जो भी ये संहिता, ये जितने भी कोड है ये सभी पर लागू होंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक। इसके अलावा तिरंगे की कीमत में कटौती करने के लिए 2002 में सुधार किए गए। इसमें क्या कहा गया कि संशोधन राष्ट्रीय ध्वज के उत्पादन मशीन निर्मित पॉलिस्टर का उपयोग करने की अनुमति देता है, और हाथ में काते, इसमें बोला गया कि भाई फ्लैग आप यूज करो, लेकिन एक तो खादी का यूज करो और एक मशीन निर्मित पॉलिएस्टर का भी यूज करो। पहले क्या था कि केवल हाथ से काते या खादी के बने हुए ध्वज यूज करने थे, अब बोला गया मशीन निर्मित ध्वज भी यूज कर सकते। इसके अलावा अप्रतिबंधित प्रदर्शनों की अनुमति तब तक देता है जब तक, ध्यान रखना, ये बोला गया कि कोई व्यक्ति भारत का झंडा फहरा सकता है, लेकिन अगर वह व्यक्ति कोई झंडे की प्रतिष्ठा गर्मा, उसका सम्मान, उसका ध्यान रखता है, तभी तक वो फहरा सकता है, उसके बाद उसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आती है भारतीय भवन निर्माण संहिता या नेशनल बिल्डिंग कोड, एनबीसी। ध्यान रखना, एनबीसी क्या है?
कि भाई हमारे यहाँ बिल्डिंग कैसे बनाई जाएगी, उसमें लाइटिंग का सिस्टम क्या होगा, उसमें बिजली कैसे होगी, सोलर सिस्टम कैसा होगा, उसमें क्या किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होगा, किस एरिया में कितनी बड़ी बिल्डिंग हो सकती है, ऐसी एक कोड बनाया गया है। तो हाल ही में उपभोक्ता मंत्रालय ने एनबीसी 2016 का उपयोग करने के लिए विद्युत प्रतिष्ठानों, जो विद्युत प्रतिष्ठान है उसमें शिक्षा हेतु कुछ गाइडेंस जारी की गई है। आप सभी जानते हैं ये कोड, ये जो एनबीसी एक तकनीकी दस्तावेज है जो भवनों की योजना, डिजाइन, निर्माण और परिचालन संबंधी प्रावधान करती है, और इसको भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसमें यह है कि किसी भवन की सुरक्षा, उसका स्वास्थ्य, उसकी सुविधा, उसकी सुगमता, उसकी संधारणता, ऐसे कुछ मानक इसमें डिसाइड किए गए जो कि हर किसी को जो भवन निर्माण के समय मानना पड़ता है, और इन मानकों का निर्धारण BIS के द्वारा किया गया है। ये तरीका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है।